दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत में जरूरी सामानों की सप्लाई में दिक्कतें आ रही है। यहां तक कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस यानी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस वगैरह या दूसरे तरह के जो गैस है, इन सब की सप्लाई के लिए और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी एस्मा लगाना पड़ा है। गैस के बारे में तो स्थिति यह है कि 21 दिन के बदले अब 25 दिनों के बाद नए सिलेंडर को बुक करने के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो उम्मीद थी कि संसद में प्रधानमंत्री पुराने परंपराओं का पालन करते हुए उस मुद्दे पर वक्तव्य देंगे, देश को तैयार करेंगे कि परिस्थितियां विकट है, विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में के बावजूद युद्ध को रुकवा पाने की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री या भारत सरकार नहीं है, लिहाजा देश इसके लिए तैयार रहे। ये सारी चीजें नहीं की गई है। छोटे छोटे शहरों से खबर आ रही है कि अभी से गैस के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने तो बकायदा प्रशासन को विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैस एजेंसियों के आसपास ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो और कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए एक नोटिफिकेशन तक निकालना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों में भी ऐसे नोटिफिकेशन निकाले जाने की तैयारी चल रही है। आखिर तेल और गैस की सप्लाई के कम पड़ने से क्या क्या नुकसान होगा? भारत का $12 बिलियन का कृषि निर्यात है। अब जब गैस नहीं आएगा, तेल नहीं आएगा, उसमें कमी होगी, फिर फर्टिलाइजर कंपनियां यानी यूरिया डीएपी बनाने वाली कंपनियां कैसे चलेंगी और किस तरह से किसानों की आपूर्ति होगी ताकि वो खेतों में पर्याप्त उर्वरक की सप्लाई कर सके, वहां वो पर्याप्त उर्वरकों का उपयोग कर सके। औद्योगिक क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित होना तय है, क्योंकि सबकी जड़ में जो जरूरी चीज है वो है ईंधन। ईंधन के लिए भारत 90 से 95% तक दूसरे देशों पर निर्भर है। जो गोल्ड का निर्यात है, सोने का निर्यात है, उसके लिए तो 99 99.5% तक दूसरे देशों पर निर्भर है। तांबे का, कॉपर का जो निर्यात है, उसके लिए भारत में उपलब्धता बनाए रखने के लिए सिर्फ 10% के आसपास भारत अपनी जरूरत का पूरा करता है, बाकी 90% तक निर्यात पर निर्भर है। मोटे तौर पर कहें तो तेल बाहर से आएगा, गैस बाहर से आएगी, इसके अलावा तांबा और सोना जैसी चीजें भी बाहर से आएगी, तो आखिर ये देश चलेगा कैसे? मौजूदा दौर में सरकार से उम्मीद थी कि सरकार जनता को परिस्थितियों से अवगत कराएगी और इसके लिए कोई जरूरी निदान ढूंढेगी। क्या भारत सरकार का तेल रिजर्व भी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बहुत ज्यादा नहीं है? और यदि नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या है मौजूदा परिस्थितियां और किस तरह के विकट संकट की स्थिति जो खड़ी हो गई है, कैसे इस परिस्थिति से भारत निकल सकता है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है आर्थिक मामलों के जानकार, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश के वोरा जी। वोरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और आपने देखा कि भारत सरकार ने एस्मा लगाया है, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। बिहार सरकार ने या दूसरे राज्य की सरकारों ने भी विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। पुलिस प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की बात कही। ये स्थिति एक दिन में तो आई नहीं है। और सरकार, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, यहाँ ना कोई ओलिगार्की है, न ही यहाँ किसी तरह की ऑटोक्रेसी है। यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान संसद में ढूंढा जाता है। अब तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जा रहा कि परिस्थितियां विकट है। सिर्फ चिट्ठी निकालकर संसद को किनारे करके जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्या आपको लगता है इससे देश का कोई भला होने वाला है? नमस्कार अभिषेक जी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत। दरअसल मुद्दा तो बहुत संवेदनशील है और किसी भी देश के लिए जो एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देश की इकोनॉमी या देश के पहिए एक्चुअली ये पेट्रोल डीजल ही है देखा जाए तो। मैं आपके दर्शकों को ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि हमें क्रूड ऑयल को सिर्फ पेट्रोल और डीजल के आईने में नहीं देखना चाहिए। जो प्रोडक्ट लाइन्स इससे पैदा होती हैं उनकी संख्या 6000 है। मैं आपको बताऊं, क्रूड से 6000 किस्म के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। उसमें कई किस्म की दवाइयां भी हैं, चाहे आपके
गाड़ियों के टायर भी हैं, इवन आपकी टूथपेस्ट भी है, मैं आपको बताऊं। तो कोई ये ना समझे कि क्रूड से सिर्फ हमारे पास ले दे के पेट्रोल, डीजल और एटीएफ ही निकलता है। आपके सारे कपड़े भी जो है नायलॉन, रेयंस वगैरह सब वहीं से आते हैं। तो हम और हमारा जो पूरा संसार है ये पेट्रोलियम क्रूड के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, मैं आपको बताऊं। और इतनी बड़ी प्रोडक्ट लाइन दुनिया में किसी भी एक रॉ मटेरियल की नहीं है जितनी क्रूड ऑयल की है। एक्चुअली 6000 प्रोडक्ट लाइंस हैं, 6000 से ज्यादा की प्रोडक्ट लाइंस हैं, यानी कि 6000 विभिन्न किस्म के चीजें बनती हैं इनसे। अब भारत चूंकि इसमें आत्मनिर्भर नहीं है, कभी कोशिश भी नहीं की, और हमने जितनी भी राजस्थान के अंदर जो हमारी खुदाई हुई या बाकी जगह हुई, हमने उनको कभी एनकरेज नहीं किया। हम सिर्फ ये सोचते रहे कि कैसे भी करके उनसे प्रॉफिट पहले कमा लें और उनको आगे बढ़ने का मौका ना दें। और ये हमने इंडिया के कई कुओं में देखा। इस मामले में हमने ओएनजीसी को भी आगे नहीं बढ़ाया, और कहीं ना कहीं जो उनके बॉम्बे हाई और बाकी जगह एक्सप्लोरेशन थे, हमने उसको भी एक किस्म से रोका ताकि हमारी इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता बनी रहे। एक बात पक्की है कि संसद तो चल ही रही है, और कैसे चल रही है सबको पता है, लेकिन एनर्जी को लेके भारत सरकार की कोई भी एक पॉलिसी नहीं है सिवाय इसके कि पैसा देना और इंपोर्ट कर लेना, दैट्स ऑल। हमारे पास जो उसके भंडार होने चाहिए थे वो भी नहीं है। इतने सालों की ट्राई कर करके मुश्किल से 2-3 भंडार हैं, और वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जापान जहां 8 महीने का रिजर्व रखता है अपने पास, चाइना 4 से 6 महीने का रिजर्व रखता है, और बहुत सारे बड़े देश हैं जो 3 से 6 महीने के बीच में उनका रिजर्व रहता है कि अगर इमरजेंसी रिजर्व इसको कहा जाता है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। नाम के लिए कहा जा रहा है कि 74 दिनों का, लेकिन 74 दिन है ही नहीं। इन प्रैक्टिकल आप जाओगे ना, आपको 40-45 दिन से ऊपर का नहीं मिलेगा, मैं सच बता रहा हूँ। आपने बात की कि इसका असर क्या होगा। देखिए, जिस चीज में से 6000 प्रोडक्ट लाइंस निकल रही है उसका असर कहाँ नहीं होगा, पहले तो ये सोचो ना। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट लाइन है जो अफेक्टेड नहीं होगी। आपने फर्टिलाइजर की बात की, तो फर्टिलाइजर में मैं आपको बता दूं कि डीएपी एक मुख्य फर्टिलाइजर है, म्यूरेट ऑफ पोटाश एक मुख्य फर्टिलाइजर है, इसके साथ में यूरिया है एक मुख्य फर्टिलाइजर है। डीएपी 60% इंपोर्ट होता है हमारा जरूरत का, 60%। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो 100% इंपोर्ट होता है, हमारे यहाँ 0 प्रोडक्शन है। यूरिया करीब करीब 40% इंपोर्ट होता है भारत में। हालांकि कई वेरिएशन है, कुछ लोग 30 कहेंगे, कुछ 35, कुछ 40, कुछ 45, लेकिन चूंकि खेती बढ़ती है तो जरूरत पड़ती है। इसका बहुत सारा हिस्सा कहां से आता है, गल्फ से आता है। ये बनता किससे, ज्यादा करके एलएनजी से बनता है, यूरिया वगैरह जो बनते हैं। हमारे पास तो एलएनजी की मात्रा बहुत कम है, और कतर जो है उसको बनाता भी है, उसको एक्सपोर्ट भी। एलएनजी मतलब लिक्विड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, बिल्कुल लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जी जी जी। तो हम कतर से भी फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, और बहुत सारी और चीजें भी करते हैं। बाकी फर्टिलाइजर भी चाइना से भी हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, वहां से हम माइक्रो फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट करते हैं, हम रशिया से भी इंपोर्ट करते हैं, और कई और देश हैं जहां से इंपोर्ट करते हैं। तो हम एक किस्म से, हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी है खासतौर से फर्टिलाइजर में 50% की भी नहीं है ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन क्या संसद में खड़े होकर कोई भी एक व्यक्ति इस मुद्दे को उठाता है कि भारत फर्टिलाइजर की कमी से जूझ रहा है? आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आप संसद में खड़े होकर ये क्यों नहीं बताते कि आप 88% क्रूड बाहर से लेते हैं? आप ये क्यों नहीं बताते कि आप 50% फर्टिलाइजर सारा बाहर से लेते हैं? और एक जो आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की तो मुझे याद आया, यूरिया की बोरी के ऊपर लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत, और नीचे लिखा रहता है छोटे से अक्षरों में, जो बहुत लोगों को दिखेगा नहीं, सोर्स कंट्री चाइना या दूसरे देश का नाम। ये मैंने कई यूरिया बोरी पे देखा है। ये कौन सा आत्मनिर्भर भारत है भाई? तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट ही गलत है। दुनिया का कोई देश आत्मनिर्भर, यूएसए आत्मनिर्भर, चाइना आत्मनिर्भर, रशिया नहीं बना सकता। मैं आपको पहले बता दूं, हमारी सप्लाई चेन इतनी उलझी हुई है आपस में कि अगर कोई देश दावा करे कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, भैया नहीं बन सकते। जिस देश में 70% खाने का तेल बाहर से आता हो, 40% दालें बाहर से आती हूँ, आपके सारे ड्राई फ्रूट बाहर से आते हो कृषि के अंदर, आपके आजकल तो एक्सोटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इंडिया में सारे के सारे आते हैं, आपके फूड प्रोसेसिंग फूड भी यहाँ पर आते हैं, तो कौन सी आत्मनिर्भरता की आप बात करते हैं? तो आप, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हमारा इंपोर्ट कुल मिला के गुड्स का 700-750 बिलियन डॉलर का है, एक्सपोर्ट 430-435 बिलियन डॉलर का है।
चाइना का इंपोर्ट बहुत कम लोगों को पता होगा, $2600 बिलियन का है इंपोर्ट हर साल का। अब चाइना तो बहुत सक्षम है हमारे मुकाबले, हर क्षेत्र में सक्षम है, तो फिर वो $2600 बिलियन का, यानी कि इंडिया के इंपोर्ट से 3.5-4 गुना इंपोर्ट क्यों करता है? सक्षम तो अमेरिका भी है, तो वो $3600 बिलियन का इंपोर्ट क्यों करता है? सक्षम तो रशिया भी है, फिर वो क्यों इंपोर्ट करता है? और सबसे सक्षम देशों में जापान है, लेकिन सबसे बड़ा इंपोर्टर जापान है दुनिया का, कोरिया इंपोर्टर है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की घुट्टी पिराने वाली बात है। ये तेल की जो समस्या पैदा हुई है, ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेशन हुआ है। आज भी एक न्यूयॉर्क टाइम्स की बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि अमेरिका ने जो उनके थिंक टैंक्स हैं, जो ड्राइंग बोर्ड पे जब लोग बैठे रहते हैं, उनसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। उन्हें ईरान की स्ट्रेंथ का ही नहीं पता चला बैठ के कि ईरान कितना शक्तिशाली है। जहां मैंने अपने प्रोग्राम्स में कई बार कहा है कि अगर आप अमेरिका के थिंक टैंक से पूछो, पेंटागन से पूछो, तो वो बता देंगे कि चाइना कितना पावरफुल है, रशिया कितना पावरफुल है, और शायद उसके ऊपर उनका कई टीबी के डेटा है, रिसर्च के, जीबी के नहीं, टीबी से भी ऊपर वाले होंगे, उसके डेटा होंगे, लाखों करोड़ों फाइलें हैं उसके ऊपर। लेकिन ये फाइलें ईरान के बारे में उपलब्ध नहीं है सर, कि ईरान को भी मैं असेस कर लूं कितना वो पावरफुल है या नहीं है। तो कई बार हम बहुत बड़े बैठे बैठे ब्लंडर कर देते हैं और दूसरे को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि दूसरे की शक्ति कितनी है। यहां पर बहुत सारे मिथ भी टूटते हैं। मिथ ये टूटता है कि अमेरिका सोचता है कि मैं सबको बुलडोज कर सकता हूं। अमेरिका और इजराइल दो ऐसी शक्तियां हैं दुनिया में जिन्हें 100 मीटर का फर्राटा और 200 मीटर का फर्राटा भरने का शौक है। 6 दिन में वॉर खत्म करो, निकल जाओ, रौंद के निकल जाओ, धंधा खत्म, दूसरा बंदा सरेंडर है। ईरान को ना मैराथन खेलने का शौक है साहब। ये लोगों को दलदल में घसीट लेता है और धीरे धीरे हलाल करता है उसको। अब अमेरिका से बर्दाश्त नहीं होता कि मैं मैराथन में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। मैंने हमेशा एक बात की, मेरे कई तो हेडलाइंस भी हैं मेरे टॉपिक की, कि नेवर जज द पावर ऑफ ए सुपर पावर इन 7 days ऑफ वॉर, जज इट आफ्टर 10 days। कि किसी भी सुपर पावर की शक्ति को पहले 7 दिनों में जज मत करना, 10 दिन के बाद जज करना। आपको पता लगेगा कि वो कितने नंगे हो चुके हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनके पास इंटरसेप्टर मिसाइल भी नहीं बचती हैं, अपनी मिसाइल भी नहीं बचती, और उस टाइम उनके पास अटैक करने की पावर भी नहीं बचती है। डोमेन उसका कितना संकीर्ण है कि ये लोग 15 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते, इनके पास बारूद नहीं बचता है। आज ईरान के साथ युद्ध में इजराइल चिल्ला रहा है, मैसिव लॉसेस है, मैं आपको बताऊं इजराइल के अंदर मैसिव लॉसेस। 28 के 28 यूएस बेसिस वो पूरे नष्ट हो चुके हैं, आग की भेंट चढ़ चुके हैं। रडार सिस्टम्स हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, थार्ड हो, पैट्रियट हो, हेलीकॉप्टर के बेसिस हो या उनके नेवल बेसिस हो, सब खत्म हो चुके हैं। खतरा लगा तो अब्राहम लिंकन भी 2000 मील पीछे चला गया साहब जी। इनको इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि पर्शियन गल्फ में अपनी अमेरिकन नेवी का एक फ्रिगेट रख सकते वहां पर, एक बोट रख सकते वहां पर, एक शिप रख सकते, एक भी नहीं वहां पर साहब। और ये कहते हैं कि हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे। देखिए क्या कहते हैं ना कि डेविड एंड गोलायत की लड़ाई है ये सबको पता है कि डेविड छोटा बच्चा था और गोलायत एक राक्षस था। लेकिन ये भी सबको पता है कि उस लड़ाई में राक्षस हार गया था, डेविड जीत गया था। और अक्सर दुनिया में स्टोरी आती कि यहां भी डेविड जीत रहा है और गोलायत हार रहा है, क्योंकि गोलायत को इस बात का घमंड है कि वो दुनिया को बुलडोज कर सकता है, उसकी इकोनॉमी ऐसी है। एक सबसे बड़ा जो डैमेज इनको हो गया वो इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को हुआ। ये जो ईरान ने हमारी जुगाड़ नीति अपना ली, जो चीज अमेरिका 10 करोड़ में बनाता था ये 10 लाख में बनाते हैं। तो इन्होंने बता दिया कि तुम इतने महंगे खिलौने बनाकर और 10-10 गुना प्रॉफिट तुम कमा रहे हो, उसका फायदा क्या। लोग भूले नहीं होंगे, मैं याद दिला दूं, आज से 2 साल पहले भारत ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया था MQ-9 ड्रोन्स का। शायद लोगों की याद निकल गया, नहीं, याद है मुझे। 28 MQ-9 ड्रोन्स थे और करीब 28,000 करोड़ की डील थी। MQ-9 ड्रोन्स आर सिटिंग डक्स। अभी 3-4 तो गिर चुके हैं इसी वॉर के अंदर ऑलरेडी, और वो किसी काम के नहीं है, हवा में उड़ते गुब्बारे हैं और कुछ नहीं है। हमने उसको 1-1 हजार करोड़ में खरीदा है उसको, उस कबाड़ को। और उसके बाद मैं कई दिन से बात कर रहा हूं कि आयरन डोम कबाड़ है, इजराइल अपना कबाड़ हमें बेचना चाहता है। तो हम तो एक तरह से क्या कहते हैं कि बेवकूफियां कर करके उन्हें खुश करने के लिए उनके कबाड़ खरीद रहे हैं जो उतने पावरफुल नहीं है जी। समझ में नहीं आता कि हमारी जो पॉलिसी है, जो सिद्धांत हैं, जो नीतियां हैं अपने डिफेंस को लेके,
या हमारी विदेश नीति को लेके वो इतनी जर्जर कैसे हो सकती है? नैतिक दृष्टि से तो पतन हो ही गया हमारा। मोदी जी खड़े नहीं हो पाते, स्टेटमेंट नहीं दे पाते, संसद में जयशंकर के हाथ कांपते हैं स्टेटमेंट को पढ़ते और फिर भाग जाते हैं। उसके बाद ना किसी का नाम ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। स्थितियां काफी इस समय तक मुझे आप जो लगता है बात कि कह रहे हैं दिनेश बोरा जी, भारत के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो हमारे पास पहले से इस बात की चर्चा, एक बार हम लोगों ने किसी दूसरे चैनल पे इसकी चर्चा की भी थी, मैं आपके साथ ही चर्चा कर रहा था कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व इंडिया का बहुत कम है। आपने बताया कि हद से हद 40-45 दिन का, अभी भी आपने बताया। सवाल यह है कि 140 करोड़ का देश है। सवाल यह है कि इस देश में गाड़ियों की कमी नहीं है, चाहे वो गाड़ियां निजी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर वगैरह हो, माल ढुलाई के लिए चलने वाले ट्रक वगैरह हो, जो भी हो, बसें हो, हर जगह फ्यूल की जरूरत है। इसके साथ साथ घर घर में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नहीं, 2017-18 में एलपीजी कनेक्शन, वो कौन आयुष्मान कौन सी योजना थी, मैं नाम भूल रहा हूं, घर घर एलपीजी कनेक्शन देना शुरू किया। हालांकि अलग बात है कि उस पर भी सीएजी की रिपोर्ट आई कि ज्यादातर लोगों ने रिफिल तक नहीं कराया, क्योंकि गरीबी काफी बढ़ गई। 80-84 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पर जिंदा है। सवाल यह कि इन सब के बीच जो जरूरी है, गैस की सप्लाई को सुनिश्चित रखना निर्बाध तरीके से, क्या भारत पूरी तरह से सिर्फ गल्फ कंट्री पर डिपेंडेंट था? क्या दुनिया के दूसरे हिस्सों से गैस आपूर्ति के लिए भारत ने कोई रास्ता नहीं शुरू किया? या फिर जो तापी पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान से मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुई, 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, वो तापी पाइपलाइन का क्या हुआ? ये भी एक सवाल है कि अगर वो पाइपलाइन रहती तो कम से कम गैस के मामले में तो एक अल्टरनेटिव रूट चालू रहता। देखिए साहब, ये सरकार जो है ना घोषणाएं करती है। जैसे कि आज सुबह कभी मुझे ब्रेकिंग इच्छा न्यूज थी सर, मुझे इच्छा थी कि जैसे वो असम में जो सबसे बड़ा पुल बना था, मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुआ, मोदी जी उसका फीता काटे थे और क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने बनवाया। ये अलग बात है कि मनमोहन सिंह के समय में ही शुरू हुआ था बनना, इनके समय में पूरा हुआ। इसी तरह से तापी पाइपलाइन वाले पाइपलाइन का भी फीता काट देते मोदी जी। 12 साल हो गए इनको सत्ता में आए, तो देश को तो कम से कम पता चलता कि हाँ ठीक है, झूठ ही बोलते कि हमने बनवाया, लेकिन देश को तो आज एक गैस की किल्लत नहीं झेलनी पड़ती ना। जी, ये बात सही है। मैंने कहा ना, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। जैसे आज एक बड़ी घोषणा कर दी कि अगले 3 साल में जल जीवन मिशन पे हम लोग 8.5 लाख करोड़ लगाएंगे, और फिर कहते हैं उसमें 3.5 लाख करोड़ हम लगाएंगे, बाकी 5.5 लाख करोड़ जो है वो स्टेट्स लगाएंगे, कुछ ऐसा है जी। साहब। पिछले साल के बजट में जब हमने कहा था कि 70-80 हजार करोड़ का जल जीवन मिशन था, आपने 700 करोड़ भी खर्च नहीं किया, सारा पैसा वापस चला गया। What is being announced and what is being done, same thing is with pipelines also, जो रिजर्व के साथ भी सेम चीज हो रही है। तो जितने बड़े प्रोजेक्ट आपके सामने अनाउंस किए जा रहे हैं, या तो वो पूरे ही नहीं होते, या वो शुरुआत में नहीं होते, वो ड्राइंग बोर्ड पे रह जाते हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन वाहवाही बटोरने के लिए, संसद में मेजे थपथपाने के लिए तो होता ही है ना, सारा का सारा मसला होता है। हम एक हाइप क्रिएट करके अपनी इकोनॉमी के अंदर दरअसल अपने आप को एक महाशक्ति नहीं बना सकते। महाशक्ति बनाने के लिए एक नैतिक शक्ति भी होनी चाहिए। जी, लोग अभी हमारी रोज ढोल पीटे जाते कि हम 5 ट्रिलियन बनने वाले, हम तो 4 भी नहीं बने अभी तक। हम तो दरअसल रुपया अब 93 रुपए पे आ गया, 92 पे आ गया, तो हम तो खिसक के 3.7 पे आ गए आज की डेट में। अच्छा, इस 3.7 में सरकार के 2 गोदी सेठों का कितना है हिस्सा, ये भी तो जनता को जानना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं ना, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा उनका भी बचेगा, उससे जो बचेगा वही आम जनता का होगा ना। और हमारे देश के अंदर लोगों का विश्वास नहीं है। और आज सुबह सुबह की जो न्यूज यही थी कि रिलायंस सबसे बड़ी अपनी रिफाइनरी अमेरिका में लगाने जा रहा है, $300 बिलियन की। अमेरिका के इतिहास में आज तक इतना बड़ा किसी एक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। इतिहास में मैं आपको बता रहा हूं, किसी एक कंपनी के द्वारा $300 बिलियन रिलायंस और वहां का अमेरिका का एक इन्वेस्टर है, ये दोनों वहां बनाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल साउथ टेक्सास के अंदर शायद ये बनाने जा रहे हैं, शायद ये पूरा का पूरा। आप बताइए, मोदी जी कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करता, और भारत का सबसे बड़ा जो उत्पादक है, जो सबसे बड़ा नंबर 1 है, वो $300 बिलियन की इंडस्ट्री भारत में ना खोल के वो अमेरिका में खोल रहे हैं। साहब, विश्वास कहां पे पैदा हो रहा है आपका? यानी कि स्टिल यू हैव द ट्रस्ट इन अमेरिका। अमेरिका को हमें 2 चश्मे से देखना चाहिए। एक चश्मा जो जनता का चश्मा है, जो उसकी इकोनॉमी है, जो सालों से चली आ रही है। अमेरिका को ट्रंप के चश्मे से मत देखिए। ट्रंप तो बर्बादी के
दौर में है ही है, ट्रम्प चला जाएगा लेकिन अमेरिका वहीं रहेगा। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि भारत का सबसे महानतम उद्योगपति भारत में $300 बिलियन का उद्योग नहीं लगाता। $300 बिलियन भाई साहब, भारत का आधा बजट है। $600 बिलियन का आधा बजट है हमारे टोटल बजट इंडिया का साल का। उसके आधे बजट के बराबर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो अमेरिका में। हिंदुस्तान में करते तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जॉब मिलते थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आपकी फेथफुलनेस, आपका ट्रस्ट, आपकी लॉयल्टी किसके प्रति है? खैर ये मुद्दे बिजनेस के मुद्दे हैं, इसको हम ज्यादा एलोबरेट ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रम्प साहब ने रिलायंस को बधाई दे दी सुबह, मुकेश अंबानी को, कि आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, इतना बड़ा तो कभी हुआ ही नहीं हमारे अमेरिका के अंदर किसी एक कंपनी के द्वारा। तो नेचुरली उसको तो ग्रीन झंडी मिलेगी। लेकिन हम जिस परेशानी में है तेल को लेके, फर्टिलाइजर को लेके या बाकी कमोडिटीज को लेके और उनके इंपोर्ट को लेके, और हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते रहे, उसमें हुआ क्या हमारे साथ में? हमने किया क्या? अल्टीमेटली हमारे इंपोर्ट बढ़ते चले गए, चाइना से बढ़ गए, यूरोप से बढ़ गए। हमने जिस चीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया उससे इंपोर्ट हमारे बढ़ गए और एक्सपोर्ट हमारे कम होते चले गए। हम जब तक बेसिक घाटे का सौदा करता क्यों है भारत, कि जब जहां भी एफटीए करता है वहीं पर इंपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट घट जाता है? पॉलिटिकल डिसीजन से सारे के सारे। जिस जगह आपको काम करना है, देखो एक्सपोर्ट कौन करता है? अगर आप पूरे देशों को उठा के देख लो, सारे देशों को उठा के देख लो, तो आपको जो कंपोजिशन मिलेगा, आपको पाएगा कि वहां का जो मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता है ना 80%, 90%, वो सारा का सारा ना एमएसएमई के द्वारा होता है। किसी भी देश में होगा, चाहे वो चाइना में हो, वियतनाम में हो, जापान में हो, कोरिया में हो। बड़े नहीं है उसके अंदर, बड़ों का तो मुश्किल से 10-20% का एक्सपोर्ट है। ह्यूंडे, एलजी, नाइकॉन वगैरह ये 20% पे आएंगे सारे के सारे। या आपका अलीबाबा हो गया, बाइडू हो गया, ये 20% पे। 80% वो लोग हैं जिनका कोई नाम नहीं है लेकिन एक्सपोर्ट उनके नाम से होता है। भारत का भी 80% है, 70% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है। आप एमएसएमई को पूरे बजट के अंदर 23,000 करोड़ रुपए देते हैं और बाकियों को लाखों करोड़ देते हैं। उस 23,000 करोड़ में से भी आप आधा पैसा रिफंड कर दे, वापस कर देते, खर्च नहीं हुआ है। तो आपकी लॉयल्टी कहां पर है? आप नहीं चाहते कि ये सेक्टर ऊपर आए और इस सेक्टर को आपने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या बात कर रहे हैं सर आप? इतने काबिल मंत्री हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट के, जीतन राम मांझी बिहार संभाल चुके हैं। अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसका मंत्री कौन है। अच्छा वो आपने बता दिया मुझे। अब जीतन राम मांझी जी का विभाग है, इतना मेहनत करते हैं मांझी जी, कहीं आजकल लंबे समय से चर्चा में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहा जाता है दिन रात मंत्रालय में काम कर रहे हैं और आप उनके मंत्रालय पे सवाल उठा रहे हैं कि पैसा आधा बिना खर्च किए लौटा दिया जाता है। सर मांझी साहब से पूछो एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, शायद उन्हें पता भी ना हो। मैं आपको बताऊं, मैं सच कह रहा हूं आपसे, पढ़े लिखे आदमी है मांझी साहब, उन्हें एमएसएमई की फुल फॉर्म भी पता होगी। मुझे डाउट है साहब उसमें। वो भी पूछेंगे सेक्रेटरी से, जरा बताओ जरा क्या है भाई, आगे पल्ला झाड़ लेंगे वो। ये सारे मंत्रियों का एक उदाहरण बताता हूं। जितेंद्र सिंह नए डीओपीटी मिनिस्टर बने थे और सीसेट वाले मुद्दे को लेकर हम लोग जितेंद्र सिंह के पास गए। वो डीओपीटी मिनिस्टर थे 2014 में। मेरे सामने की बात है, मैं भी था उसमें, 6-7 छात्र थे। और उसमें जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये डीओपीटी के अंडर में यूपीएससी आती है, मुझे आज पता चला है। अब बताइए तो क्या कहा जाए? जो बात आप कह रहे हैं मैं उससे इनकार नहीं कर सकता जी। ये सरकार ऐसी है। तो हम एक ऐसी परिस्थिति में इस ईरान युद्ध में फंस चुके हैं जहां से हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई मीटिंग नहीं है। कल जब सड़कों पे सैलाब उमड़ आया पूरे भारत के अंदर, मारामारी शुरू हो गई, आर्गुमेंट शुरू हो गए, तब प्रधानमंत्री को लगा कि ये आग ज्यादा ना फैल जाए, कि मेरी कुर्सी तक ना पहुंच जाए। तो कल मीटिंग बुलाई गई। नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब सामान्य है। कहां सब सामान्य है? जरा आके देखो, भारत के 5 लाख रेस्टोरेंट बंद हो गए सर। किसी को पड़ी है? भारत में टोटल मिला के 5 लाख रेस्टोरेंट हैं जो कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मेंबर हैं। भारत में करीब 26 लाख ऐसे लोग हैं जो सड़क के किनारे खड़े होकर चीजें बेचते हैं और गैस का इस्तेमाल करते हैं। चाय है, समोसा है, टिक्की, आलू टिक्की है, वड़ा पाव है, पाव भाजी है, इडली डोसा है। साउथ में जाओ तो इडली डोसा सब बनाकर बेचते हैं, रोड साइड पे बेचते हैं सारे, आप देखेंगे। 26 लाख वेंडर्स हैं, सिंगल पॉइंट वेंडर्स सर। इनमें अधिकतर जो है एक आदमी का जॉब है और करीब 1.1 करोड़ लोग मिनिमम, कुछ लोग 1.5 करोड़ ही बोलते हैं, जो इस उद्योग पर निर्भर करते हैं, जो खाने पीने का उद्योग है। अब कमर्शियल अब ये सारे वर्कर्स हैं,
ये सारे वर्कर्स हैं, कोई बेचारा तंदूर पे रोटी बना रहा है, कोई डोसा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई टेबल पे फटका मार रहा है, कोई आपकी टेबल पे लाके थाली रख रहा है, कोई सामान रख रहा है साहब। ये 1.1 करोड़ फैमिलीज हैं सर, तो यानी कि 4-5 करोड़, ये सरकार की नजर में आम आदमी में नहीं आते। तो इनके पेट पे कमर्शियल सिलेंडर पे वो स्टॉप करके आप क्या कहते हैं ना कि इनके पेट पे लात मार सकते हो। जी। आप सोचिए कि हमारी प्रायोरिटीज कहां पर है ना। फिर हमसे कहा जाता है, कल एक प्रायोरिटी गिना रहे थे, एक शख्स आए, कहता है पहली प्रायोरिटी जो है ना वो सिलेंडर और पीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हमारी सीएनजी है, स्कूटर की, कारों की, बसों की, और तीसरी, चौथी, पांचवी हमारा कमर्शियल आता है उसमें कि कुछ बचेगा तो उसको देंगे। कमर्शियल से पहले इंडस्ट्री आती है। कैन यू बिलीव इट सर? रेस्टोरेंट के जो 1.25 करोड़ लोग हैं जो काम करते हैं होटल्स में, उनकी प्रायोरिटी से पहले इंडस्ट्री आती है, और इंडस्ट्री का भी सारा कट कर दिया। सैरामिक उद्योग तो सारा, मैं तो पहला आदमी था जिसने रिपोर्ट किया था कि सैरामिक इंडस्ट्री बंद हो गई है। 500 से ज्यादा फैक्ट्री मोरबी में वो बंद हुई है। फर्टिलाइजर बंद हो गया, टोटल प्रोडक्शन। कई जगह पे एलएनजी से पावर पैदा की जाती है, वो पूरी की पूरी बंद हो गई है। मेटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत भारी मात्रा में स्टील और एल्यूमिनियम के अंदर एलएनजी का उपयोग होता है, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो वहां पर एलएनजी का पूरा स्टॉपेज हो चुका है। तो मल्टीपल सेट ऑफ इंडस्ट्रीज आर बीइंग इंपैक्टेड बाय एलएनजी एंड अदर जो क्रूड के हमारे सोर्सेज सारे के सारे। तो हम बहुत बड़ी इस टाइम मुसीबत में हैं। मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को हटाकर एक बहुत बड़ा अपराध किया, मैं तो कहूंगा, क्योंकि भारत में अब प्लानिंग नाम की कोई चीज नहीं है। एक आदमी टेबल पे आता है, मोदी ये कर लेते, कहता अच्छा ठीक है, पसंद आ गया, ये कर लो। किसी बात पे मोदी जी बोलेंगे ये कर लो, ये कर लो। कहीं कोई प्लान्ड वहां पर एक्सपेंडिचर नहीं है किसी भी चीज का, आप ये सोचेंगे तो हर छोटी छोटी चीज को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में जोड़ देते हैं। देखो 12 लाख हो गया, 11 लाख करोड़ हो गया, लेकिन किसी भी चीज को उठा के उसमें जोड़ दोगे आप, कल को बोलेंगे मनरेगा भी उसके अंदर आ गया, हाँ जी ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है। तो इनके ऐसे हालात हैं। तो मनरेगा कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा सकता है? ये अनप्लान्ड इंडिया सर, ये पूरा तो का रेवेन्यू पूरा। एक्सपेंडिचर वाली चीज है, कैपिटल में कैसे डाल सकते हैं? नहीं, जरा दर्शकों को हमारे बताइए, जो अर्थशास्त्र समझते हैं उनको। सर अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूरा जो एक ग्रंथ खोल लो ना पिछले साल के खर्चे का, तो आपको पता लगेगा उसमें आधे खर्चे तो है करंट एक्सपेंडिचर वाले हैं जो वहां पे शिफ्ट कर दिए गए हैं, और उनको दिखाया जा रहा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर है। ऐसे हालात पैदा हो गए कि फिगर दिखाना ना आपको, तो ये सारी दिक्कतें हैं। लेकिन अनप्लैंड अगर कंट्री को आप ऐसे बढ़ाना चाहोगे तो फिर भारत जैसे देश में फिर आपको तकलीफें तो होंगी, फिर आग लगेगी तो आप कुआं खोदोगे। तो मुझे लगता है कि परेशानियां तो हैं। हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। एक ट्रोल आर्मी पिछले 10-12 सालों से सक्रिय दिखती है, ट्रोलिंग करती है इंटरनेट पर दिन भर, एक खास विचारधारा, एक खास राजनीतिक दल को समर्थन करने वाली, और घूम फिरकर एक ही बात पर आकर टिकती है कि हिंदू धर्म बचाना है, हिंदू खतरे में, गैस नहीं आएगा तो खाना नहीं पकेगा। रेहड़ी पटरी वालों की दुकान, वो डोसा वाले, उसके वाले, इडली वाले, या फिर जो खोमचे वाले होते हैं, बड़ा पाव, या बिहार में भूजा वगैरह, चना वगैरह बेचने वाले, इन सबको दिक्कतें होंगी। सवाल यह है तो जब वही उनके पेट पर जब आफत आ जाएगी तब हिंदू कैसे बच जाएगा? क्या हिंदू वास्तविक रूप से अब खतरे में तो नहीं आ गया है इस तरह से एस्मा का उपयोग करने के बाद? सर ये सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा। दरअसल क्या है ना कि अगर जो आज की डेट में इनका ब्रेन वॉश इतना हो चुका है कि इनके ऊपर चोट भी आ जाए ना तो भी कहेंगे ये मोदी जी की क्या गलती। कल ही बात कर रहा था लोगों से, कहता मोदी जी की क्या गलती, गैस वहां से नहीं आ रही तो नहीं आ रही, मोदी जी बेचारे क्या करेंगे, आप तकलीफ झेलो। इसमें तो मनमोहन सिंह होते वो भी क्या कर लेते। तो मोदी का कोई दोष ही नहीं इसके अंदर। आप मोदी को क्यों दोष दे रहे हो कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है? मोदी का काम थोड़ी है कोई। तो वो तो तुरंत उसको साहब प्रोटेक्ट करने में आगे आ जाते हैं। इतना ज्यादा इनका ब्रेन वॉश हो चुका है कि वो उनके दिमाग ही नहीं बचे। अब तो गोबर है पूरा का पूरा। सुना गोबर में भी थोड़ी बहुत शक्ति होती होगी, इनके अंदर दूसरी वो भी शक्ति नहीं है। ये गोबर विहीन हो गए तो बिल्कुल भी, तो गोबर वाले नहीं है, ये गोबर विहीन हो चुके हैं पूरे के पूरे। तो इनसे सेंसिबिलिटी की उम्मीद मत कीजिए। हमारे यहाँ दिक्कत बहुत बड़ी है ना इंडिया के अंदर ना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगी ना, हमने एजुकेशन को किल किया ना। हमारा प्रोजेक्ट क्या था, एजुकेशन को किस रूप में लिया जाए। आरएसएस का प्रोजेक्ट बड़ा क्लियर है इसमें। एजुकेशन का मतलब होता है इंडोक्ट्रिनेशन। अब उसका हिंदी क्या है मुझे नहीं पता, क्या कहेंगे इंडोक्ट्रिनेशन को, क्या कहोगे? वही ब्रेन वॉश जो चल रहा है उसी वही है एक्चुअली। तो इनका एजुकेशन का मतलब इंडोक्ट्रिनेशन है। तो ये अगर इंडोक्ट्रिनेशन में सफल हो गए तो आप पाएंगे पूरी दुनिया में जितने भी दक्षिणपंथी है ना, पूरी दुनिया में सब जाहिल, अनपढ़, गवार,
मतलब इस किस्म के लोग हैं, उज्जड़ लोग जिसे कहते हैं ना, उज्जड़ लोग हैं बिल्कुल। इनमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं, और इन्हें दिमाग वाले आदमी नहीं चाहिए। ट्रंप क्या है ऐसा? उज्जड़ दिमाग का आदमी है साहब। अभी कुछ दिन पहले की बात है सर, मुझसे किसी ने कहा कि एक व्यक्ति से मिलवाया, उनसे मुझसे कहा कि ये राइटिस्ट इंटेलेक्चुअल है। मैंने उनसे कहा कि राइटिस्ट और इंटेलेक्चुअल ये दोनों कैसे हो सकता है, ये दोनों तो एंटोनिम मालूम होते हैं। तो ये स्थिति इस देश के अंदर बनी हुई है जी। राइटिस्ट सारे के सारे दुनिया में उज्जड़ गवार हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ है, मैं आपको बताऊं, और वो चाहते पूरी दुनिया उनके जैसी हो जाए। ठीक है सर, खैर, वी जिस हैव टू प्रकार से सफर। इस चक्की में सभी पिसेंगे, हम भी पिस रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरा देश पिस रहा है। और कहा जा रहा था यूक्रेन वॉर के समय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी। यूक्रेन वॉर तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं रुकी, लेकिन जहां नेतन्याहू मोदी के दोस्त हैं, युद्ध शुरू होने के ठीक पहले नेतन्याहू से मिलने इजराइल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की तो वो सरकार ही बनवा रहे थे अमेरिका में, अगली बार ट्रंप सरकार, माय फ्रेंड डोनाल्ड ये कह रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इनके दो दो मित्र एक ऐसे युद्ध में उलझे हुए हैं जिस युद्ध के कारण पूरे भारत की सप्लाई चेन, दिनेश वोरा जी बता रहे हैं कि 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जिसमें टूथपेस्ट तक शामिल है, सिर्फ पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर नहीं है बल्कि तमाम चीजें जो हमारे आपके घर में इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें लगभग उसमें शामिल है। इन सबकी सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार की तरफ से आधिकारिक वक्तव्य क्यों नहीं आ रहा? एक चिट्ठी नुमा एक आदेश, एक भारत सरकार का गजट जारी हो जाता है कि एस्मा, अमुक अमुक प्रोडक्ट्स के ऊपर एस्मा लागू कर दिया गया। क्या एस्मा लागू करने से इस देश में चौधरी चरण सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी प्याज की किल्लत रोक पाए? बड़ा सवाल है। और इस सवाल के आगे इस देश के 140 करोड़ लोगों का रोजी रोजगार, रेहड़ी पटरी वालों से लेकर घर में महिलाओं तक, जिनके लिए खाना बनाना, कई जगह पुरुष भी खाना बनाने के काम में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, रेस्टोरेंट मालिक से लेकर ढाबा चलाने वाले से लेकर हर जगह जो दिक्कतें पैदा हो रही है, आखिर इस देश का आम आदमी जाएगा तो कहां जाएगा? 12 सालों में भारत सरकार ने अल्टरनेटिव फ्यूल सप्लाई के लिए कोई चेन क्यों नहीं बनाया? 12 सालों में तापी परियोजना, तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो गैस का तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक बनना था, वो आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? कई सारे सवाल हैं जिन सवालों पर जनता सरकारों से जवाब मांगना शुरू करे। ये प्रक्रिया और ये परंपरा कब शुरू होगी, शायद उसके बाद ही इसका कोई सोल्यूशन निकल पाए। फिलहाल तो स्थितियां यही दिखती है कि जनता को सिस्टम के अंदर पिसते ही रहना है। लाइन लगाने की परियोजना जो 2016 से शुरू हुई, नोटबंदी के समय से, अब लाइन लगाने की परियोजना एक बार फिर से गैस सिलेंडर के माध्यम से दोबारा से खड़ी कर दी गई। बड़ी अच्छी परियोजना है मोदी जी की, किसी न किसी बहाने इस देश में आम लोगों को लाइन में लगाते रहो। देखिए कब तक आप कतार में खड़े रहते हैं। इस बेहद सार्थक चर्चा के लिए दिनेश वोरा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।